Hi, this is Ranjeet, Senior Learning and Development Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक को बात करूंगा that is powerful for all the HR fraternity and the organization as well. ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा मसला आजकल इस बात का नहीं कि सप्लाई कैसे होगा, फाइनेंस का कहां मसले मसाइल हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा मसला क्या है कि कौन से अच्छे लोग हमारे पास रिटेन होंगे और कौन से लोग लीडरशिप में जाके हमारी इस कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। जब इस तरह की बातें होती है तो एक टॉपिक पे जरूर बात की जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सक्सेशन प्लानिंग। लेकिन आज मैं आपके साथ जिस पर डिस्कशन करूंगा दैट इज सक्सेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। सक्सेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के हम 5 बॉक्सेस पर बात करेंगे, हर एक बॉक्स की एक डिफरेंट परसेंटेज। साउथ अफ्रीकन कंपनी ने रिसर्च की और वही रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और जरूरी नहीं कि ये जहां आप सुन रहे हैं यही रिसर्च के नंबर्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। उन्होंने अपने खत्ते के हिसाब से जो रिसर्च की उन्होंने एक सर्टेन परसेंटेज दी है, लेकिन ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल। द फर्स्ट बॉक्स ऑफ सक्सेशन फ्रेमवर्क इज ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ये कहते हैं कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस 65% होने चाहिए। टॉप टैलेंट के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट टैलेंट, इट शुड बी 5%, एंड द फ्यूचर टैलेंट दैट शुड बी 10%। उसके बाद पुअर परफॉर्मर इट शुड बी 2%, एंड बिलो एवरेज परफॉर्मर 10%। न्यू अपॉइंटमेंट और प्रमोशन शुड बी 8% एज वेल। ये तमाम जो बातें कर रहे हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, और जो ये रिसर्च की गई थी इट्स पर्टिकुलर टू एफएमसीजी एंड टेलीकॉम एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम सक्सेशन मैनेजमेंट मॉडल की बात करते हैं, सक्सेशन मॉडल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो उसमें हमें हमेशा टैलेंट की सक्सेशन बनानी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लोग अभी क्रिटिकल पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो छोड़ के जाएंगे तभी बाकी पीछे लोगों को मौका मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, भले उनको एक पोजीशन नहीं दी जा रही, उनको रोटेशन दी जाए ताकि आने वाले वक्तों में फ्यूचर की कोई अनहैपनिंग इवेंट क्रिएट हो, उसकी जगह हम उन बंदों को भेजें जो ऑलरेडी नीचे तैयार हो रहे हैं। लेकिन तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोई बंदा आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिटायरमेंट 2 to 3 ईयर्स में वो चला जाएगा, आपको सक्सेस आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जैसे ही हम ग्रो कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो उस लेवल की नहीं है, या तो उसका बिहेवियरल मसला है, या तो उसका फंक्शनल मसला है, या उसके लीडरशिप एट्रीब्यूट्स में कोई मसला है, तो आपको अपने सक्सेसर तैयार करने चाहिए। क्योंकि जैसे वक्त बदलेगा, जैसे दुनिया चेंज होगी, उसी हिसाब से आपको ह्यूमन कैपिटल की जो कॉम्पिटेंसीज है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं सक्सेशन मॉडल पे। सक्सेशन मॉडल कैसे काम करता है? इमीडिएट टैलेंट, इंटरनल प्रमोशंस फॉर द नेक्स्ट लेवल 0 to 6 months, स्ट्रेच असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, कोचिंग एंड मेंटोरिंग, जॉब रोटेशन। अगर आपके पास जो इमीडिएट टैलेंट है, इमीडिएट टैलेंट के साथ आप ये 3 स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी स्ट्रेच असाइनमेंट्स। स्ट्रेच असाइनमेंट का मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग जो आपका रिसोर्स है, आपका टैलेंट है जो काम कर रहा है, उसके अलावा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या क्रॉस फंक्शन उसको असाइनमेंट्स दी जाए ताकि आपको पता लग सके कि यह बंदा हमारा स्ट्रेच रोल परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। स्ट्रेच रोल का मकसद यह है कि अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव भी पूरे करे, ऑर्गेनाइजेशन के गिवन असाइनमेंट जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट होगा जिसमें एक्स्ट्रा आवर्स, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स लगेंगे, उस भी जॉब को परफॉर्म करे। कभी कभी ये विद इन दी डिपार्टमेंट होता है और कभी कभी ये क्रॉस फंक्शन होता है, और इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ये सिकॉन्डमेंट भी होती है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अब ज्योग्राफी सेट के किसी दूसरे मुल्क या शहर में कोई कंपनी है और उसकी सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जाके उनके सिस्टम से काम करना भी होता है। सो इट मींस दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच टारगेट्स और स्ट्रेच असाइनमेंट्स। दूसरी चीज जिसमें आप अपने टैलेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर इज कोचिंग एंड मेंटोरिंग। कोचिंग एंड मेंटोरिंग बहुत ही कॉमनली अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको कोई भी टैलेंट रिसोर्स तैयार करना है, तो जो क्रिटिकल पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहा है, या आपकी कंपनी के अंदर जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनके साथ उनकी अटैचमेंट कराई जाए, मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप प्रोड्यूस किया जाए, कोच और कोची का रिलेशनशिप प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो आपका यंग टैलेंट है जिसको आप सोच रहे हैं कि हमें इसको फ्यूचर टैलेंट बनाना चाहिए, उसके साथ अटैच कर दें।
जब आप उसके साथ अटैच कर देते हैं, उसके साथ वो तीन चीजें सीखता है। नंबर वन, कि कौन कौन से बिहेवियर्स रिक्वायर्ड है सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे जाने के लिए, कौन कौन सी फंक्शनल टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड है उस लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने के लिए। और तीसरी है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां जाके आपको काम नहीं करना पड़ता बल्कि आपको काम सुपरवाइज करना पड़ता है। जब ये तीनों कॉम्पिटेंसीज आप एक अच्छे कोच को और जो नीचे टैलेंट है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं उनको मिला देते हैं, तो ऐसी कोई कॉम्पिटेंसी रह ही नहीं जाती जो उसमें डेवलप ना हो। क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपको तीनों कॉम्पिटेंसीज एक साथ नहीं सिखा सकते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको तीनों कॉम्पिटेंसीज एक साथ नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो थियोरेटिकल बात करते हैं और जो कोच होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो आपको तीनों चीजें सिखा सकता है। सो इट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द टैलेंट लाइक दिस। तो नाउ थर्ड पॉइंट जो फ्यूचर टैलेंट को डेवलप करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा बंदा आइडेंटिफाई किया जो ऑलरेडी सप्लाई में काम करता है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रोक्योरमेंट उसको आनी चाहिए। ऑलरेडी अगर अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको लोकल प्रोक्योरमेंट, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी के जो आइटम्स कंपनी में इस्तेमाल होते हैं उसकी प्रोक्योरमेंट आनी चाहिए, और जो गिफ्ट्स और अदर चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तैयार की उसकी प्रोक्योरमेंट आनी चाहिए। और अगर ये तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट्स उसको ग्रिप है, अब उसको एक नया ऑप्शन दिया जाए कि कंपनी के डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्टॉक पे काम करा जाए, मींस प्लानिंग साइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड। जब ये दोनों साइड उसने देख लिए हैं, तो अब उसको एक सप्लाई का पूरा रोल दिया जाए ताकि उस रोल में परफॉर्म करे। फिर सप्लाई का सबसे ज्यादा जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ है? वेयर हाउसिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ। फिर उसको वहां पर रोटेट किया जाए ताकि ये पूरे सर्कल को और साइकिल को समझ पाए। जब सप्लाई से वो ट्रेन होके प्रोडक्शन की नॉलेज ले और प्रोडक्शन के पूरे साइकिल को अंडरस्टैंड करे। तीसरा इसके साथ लिंक होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ, कि हमारी चीजें कहां बेची जाती हैं, किस अंदाज में बेची जाती हैं, ताकि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों चीजों को समझ सके। जब उसको सेल्स एंड मार्केटिंग समझ में आए तो उसको फाइनेंस में रोटेट किया जाए ताकि वो कंपनी के कैश फ्लोज को अंडरस्टैंड कर सके। एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको समझनी चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन इट। When you start understanding the net profit loss statement, balance sheet, cash flows and whole structure of funds, जो फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो लिंक क्रिएट कर सके। जब उसको फाइनेंस की पिवट पॉइंट समझ आना शुरू हो जाएगी तो आपका ये बंदा, आपका ये टैलेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी रोल में डाला जाए वो परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द फंक्शन ऑफ 4 क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स। जब वो फंक्शन ऑफ 4 क्रिटिकल डिपार्टमेंट समझ जाता है, वी डेवलप सच काइंड ऑफ बिहेवियर कि किसको कैसे ट्रेन करना है, किस डिपार्टमेंट से किस हवाले से क्या बात करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू डेवलप हिम बाय गिविंग हिम इमोशनल एजिलिटी। जब इमोशनल एजिलिटी की बात आती है उसमें 4 फ्रेमवर्क्स आते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट एंड सोशल अवेयरनेस। ये जब 4 फ्रेमवर्क सीख जाता है तो उसमें उसकी इमोशनल एजिलिटी तैयार होती है। अगर हम इस टैलेंट को इस तरह से डेवलप करेंगे, इट शुड बी अ ग्रेट लीडर इन द फ्यूचर एज वेल। और इस तरह के बाद एक और टैलेंट होता है, उसको कैसे तैयार करना चाहिए, हैव अ लुक एट दिस। फ्यूचर टैलेंट, फ्यूचर शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स 6 to 12 month short term courses identified to cover the gaps from PDPs and assessments। ऐसे टैलेंट को हमारे साथ बिठा के 6 से 12 महीने हम उन पे काम करेंगे, हम उनके परफॉर्मेंस के गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे। परफॉर्मेंस के गैप्स आइडेंटिफाई करके उनको सर्टेन ट्रेनिंग पे भेजेंगे। कुछ ट्रेनिंग हम लोकली इंटरनली करवा सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग के लिए हमें बाहर भी भेजना पड़े तो हम उनको जरूर भेजेंगे। जब वो ट्रेनिंग लेकर वापस आएंगे तो ट्रेनिंग की माइक्रो प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। माइक्रो प्रोग्राम का मतलब यह है कि वो ट्रेनिंग खुद भी हासिल करे, अपने डिपार्टमेंट को ट्रेन करवाए, और उसके बाद ट्रेनिंग की आरओआई कैलकुलेट करनी हो तो ट्रेनिंग का जो कंटेंट वो सीख के आया 100% नहीं, एटलीस्ट 25% उसकी यूटिलाइजेशन शो करे। जब इस तरह से करेगा तो हम उसका असेसमेंट लेंगे। असेसमेंट रिटन नहीं बल्कि असेसमेंट के ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या थे और उससे क्या इंप्लीमेंट किए, क्या एग्जीक्यूट किया, उसको देखने के लिए हमें उसको सर्टेन असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे। उस असाइनमेंट में अगर ये अपने आप को प्रूव कर देता है, इट मींस ही हैज लर्नड whatever he has learned and half of or the quarter of that training he is utilized in his job as well। और उसके बाद हम दूसरी असाइनमेंट से क्या कर सकते हैं, have a look at this, participation in the projects next level exposure। हमें चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स आए तो ऐसे लोगों को इंगेज किया जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये एचआर में काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया डिपार्टमेंट डेवलप हो रहा है, अगर ये एचआर वीपी है टेक्निकल ऑपरेशंस का और ऑर्गेनाइजेशन अपना एक नया प्रोडक्ट लेकर आई है, उसके लिए हायरिंग करनी है जिसका ताल्लुक सेल्स एंड मार्केटिंग से है, तो ऐसे बंदे को हमें कमर्शियल में भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हम ये नहीं कहते उसको फुल पोजीशन दे दो, फुल जॉब दे दो, लेकिन आप उसको एक्सपोजर दे सकते हैं क्योंकि पहले इसने टेक्निकल ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज्यादा हायरिंग की है। अब अगर हमारे पास एक टीम तैयार हो रही है, वहां पर भी इसको एक ऑप्शन दिया जाए, वहां पर इसके लर्निंग असाइनमेंट्स दिए जाएं। अगर लर्निंग असाइनमेंट्स में ये 80% भी परफॉर्म करता है, फ्यूचर में हमें ये रोल इसको ऑफर करना चाहिए। जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारा टैलेंट 360 डिग्री पे तैयार हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इनको प्रोजेक्ट्स दें, प्रोजेक्ट्स की अगर हम उनको कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, एटलीस्ट हमें उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जब हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड दिस टैलेंट कुड बी अ वेरी अमेजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। लास्ट टैलेंट जिसपे हम बात करेंगे, इसको कैसे ट्रेन करना है, हैव अ लुक एट दिस। इस टैलेंट को कहा जाता है इमर्जिंग टैलेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड टैलेंट रिटेंशन, 12 मंथ एंड प्लस। इस पे हम काम कर सकते हैं। फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, लीडरशिप, फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इनकी क्वालिफिकेशन पे काम करते हैं कि इनकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो क्या है। अगर ये मास्टर्स है तो हम इन्हें कहते हैं कि एमएस के प्रोग्राम्स करे जाएं, या आप ऐसी कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करें जो आपके एग्जिस्टिंग रोल में आपको बड़ा हेल्प आउट करे। जैसे कि इंसियाड के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर केस स्टडीज प्रोग्राम करवाए जाते हैं, और केस स्टडीज प्रोग्राम इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपका जो करंट एक्सपोजर है वो कवर अप हो जाए आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर में। और जो कौन सा प्रैक्टिकल, क्या लोकल, नो, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको ऑफर करते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जो अपना एमबीए करवाती ही केस स्टडी के अंदर है, और केस स्टडीज इसलिए करवाई जाते हैं ताकि आपको ग्लोबली और लोकली पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के मसले और मामलात होते हैं। अगर इस तरह से मसले और मामलात हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो हम उसको सॉल्व कर सके। सेकंड चीज जो ऐसे टैलेंट के लिए किया जाता है वो है लीडरशिप स्किल्स। हम बार बार लीडरशिप की हम बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पीपल डेवलपमेंट में फोकस करवाया जाए, क्योंकि जब ये एक लेवल से निकल के लीडिंग लेवल पे चले जाते हैं, ये खुद काम नहीं करते, लोगों से काम करवाते हैं। तो इनको सीखना चाहिए कि लोगों से कैसे काम करवाया जाता है। इट मींस दे शुड लर्न सिचुएशन लीडरशिप। कौन सी सिचुएशन डिफिकल्ट है, कौन सी सिचुएशन इजी है, इजी सिचुएशन को एम्पावरमेंट दे दो, डिफिकल्ट सिचुएशन जब आपके पास आए तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाओ। तो इस तरह से इन लोगों को ट्रेन करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो हम इनके साथ करते हैं, दैट इज फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि हम इनको डिप्लोमास कराते हैं, 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम्स करवाते हैं अच्छे बिजनेस स्कूल के साथ, ताकि वो जो लर्न करके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करें। ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करने के बाद सर्टेन प्रोजेक्ट खुद से इनिशिएट करें, खुद से इनिशिएट करने के बाद मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि 12 महीने के अंदर अंदर इनको अपने साथ रखे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं, जिसको एसएनएफटी मीटिंग्स या टीआरएम्स कहा जाता है। इन लोगों को उन मीटिंग्स में बिठाया जाए और कहा जाए कि अगर तुम मेरी जगह होते तो कैसे डिसीजन लेते। तो उसको गलत और सही नहीं कहो, बस आप उसकी अप्रोच चेक करो कि जैसे आप डिसीजन लेते हैं वो टैलेंट आपके साथ डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता। ये तीनों टैलेंट अगर आप इनकी मैपिंग कर गए और इनकी मैपिंग करने के बाद इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया और आपने उसी तरह से आपने मेहनत की जैसे हमने आपको इस वीडियो में सिखाया, तो मैं ये समझता हूं कि आपका सक्सेशन मॉडल ना सिर्फ रेडी होगा बल्कि आने वाले वक्तों में सक्सेशन मॉडल कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। जब तो कंप्लीटली तैयार होगा तो आपको कभी परवाह नहीं होगी कि जो बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया या गया, बल्कि आपका प्रोसेस तैयार होगा। जब आपका प्रोसेस तैयार है, आपका कोई काम रोक नहीं सकता। एंड दिस इज दी रियल सक्सेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसमें बात करेंगे टॉप टैलेंट, ऑप्टिमल टैलेंट, पुअर परफॉर्मर और लीस्ट एवरेज परफॉर्मर क्या होते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।